हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए आपकी अपनी फेवरेट सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का एक और चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मुझे उम्मीद है कि आपका जो एनसीईआरटी को लेकर के डर था वो अब खत्म हो गया होगा। आपको पहले लगता था कि सर एनसीईआरटी को कोई नहीं पढ़ाता है, सर कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये दुख भी आपका अब खत्म हुआ होगा। तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर ये सीरीज अच्छी है या नहीं, आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे वीडियो के स्टार्टिंग में ही, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, क्योंकि इसके एग्जांपल्स एकदम कॉन्सेप्चुअल हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो भी करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके इस साल 95 प्लस मार्क्स आए, आपके इस बार 97, 98, 99, 100 मार्क्स आए, तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सच में प्रैक्टिस करे हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो इसके लिए हमने आपके लिए डिजाइन करी है, आप सभी जानते हैं, फिजिक्स क्वेश्चन बैंक इन एसोसिएशन विद एडुकार्ड। तो इस बुक के अंदर मैंने आपको कई बार बताया कि हमने इंक्लूड करें ऐसे क्वेश्चंस जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपका हर एक चैप्टर बहुत बढ़िया से स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। इसके अंदर हमने इंक्लूड करे हैं एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चन, बहुत सारे असर्शन रीजन, बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये पूरी तरह से सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं और आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप अपने एग्जाम से पहले खुद को एकदम तैयार पाएंगे, क्योंकि आप हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके होंगे, पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इसकी जो लिंक है, ये जो बाय करने की जो लिंक है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगी, यहां पर आप टच करके अगर आप इस बुक को बाय करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, सर इस बुक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन रखे हैं, ये बुक अंदर से कैसी दिखती है, क्योंकि हमें कोई बुक अंदर से नहीं दिखाता है ना, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे टच करना होगा और सेकंड लिंक पर टच करने ही आपको मिल जाएगा इस बुक के अंदर का व्यू, जिसके अंदर मैंने आपको इस बुक को एक एक पेज खोल करके दिखाया है कि सच में ये बुक अंदर से कैसी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टा पर डीएम करा, उनके रिव्यू मुझे मिले, ये बुक उनको काफ़ी पसंद आ रही है। मैंने कम्युनिटी पर भी कुछ फोटोज पोस्ट करे थे, है ना, तो कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये ऑर्डर कर दिए, बढ़िया से परचेज कर रहे हैं और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है वो तो पढ़ाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम्स को बूस्ट करने के लिए है। क्लियर है? बाकी जो चीज़ें जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वैसे ही प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर है? तो अभी आप ऑर्डर करें इसको, फर्स्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। चलिए, तो हम आ जाते हैं वापस से अपने एनसीईआरटी पे। चलो तो स्टार्ट करें। अब देखिए जरा, तो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर मतलब फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा, इसकी फर्स्ट हेडिंग हम देखेंगे 5.1। कौन सी हेडिंग? 5.1। अब देखिए जरा, सभी लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेकर के चलेंगे साथ में, जैसे कि मेरे पास भी यहाँ पर मैंने रखी है, तो आप भी बुक निकालेंगे और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए। तो देखो, जैसा जैसा आप लोग कहते हैं वैसा हम करते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी वो आपको बुक पर मिल रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने डिजिटल बोर्ड का बोला, तो वहाँ से ठीक है। ठीक, तो कई बार मुझे भी एडजस्ट करना पड़ता है। मेरा मन था मैं बुक से पढ़ाऊँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर आप पैनल पे पढ़ाइए, तो पैनल पे सही। ठीक है, तो अगर आप में से 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको लग रहा है बुक पे, देखो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा और ना पढ़ने वाला बच्चा कहीं नहीं पढ़ेगा, एक बात याद रखेंगे आप, है ना। तो अपन को पढ़ने वाले बच्चे बनने हैं और तरीके से जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है अभी इसको स्टार्ट करो। क्लियर है? चलो अभी देखिए, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन 5.1 में क्या दिया है, मैग्नेटिक फेनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर। कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फेनोमेना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वास्ट, काफी बड़ा, विशाल, वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज, टाइनी इनविजिबल एटम्स, ह्यूमन एंड बीस्ट, ऑल आर परमेडेड थ्रू
ए होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फेनोमेना जो है ये यूनिवर्सल है। ठीक, जैसे कि अगर के देखा जाए कि भाई हमसे बहुत दूर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की बात करें, या बहुत छोटे छोटे टाइनी एटम्स की बात करें, या फिर हम ह्यूमंस की बात करें, या फिर हम जानवरों की बात करें, ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सोर्सेज से बनाते हैं। आप समझिए, जैसे हम इंसान हैं तो हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। रीजन कि भाई हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो है हमारी बॉडी में सिग्नल्स कैसे फ्लो होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में फ्लो होता है जो कि काफ़ी छोटे ऑर्डर का होता है। तो उसी के कारण हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फेनोमेना यूनिवर्सल है, चाहे कोई भी हो, चाहे एटम ही क्यों ना हो, गैलेक्सीज क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, ये अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनाते रहते हैं। क्लियर। आगे दिया जा रहा है द अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये ह्यूमन एवोल्यूशन से भी पहले की है। आगे दिया जा रहा है द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ आइलैंड ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया। कह रहा है कि जो वर्ड मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट शब्द आज हमें मिला है, ये कहाँ से बना, तो आप इसके पीछे की कहानी जानते भी होंगे कि भाई एक बहुत टाइम पुरानी बात है, एक जगह थी मैग्नीशिया नाम की, वहाँ पर एक रॉक, एक ओर मिली, जिस ओर का नाम क्या था, मैग्नेटाइट। क्या नाम था, मैग्नेटाइट। फॉर्मूला भी आपको बताया था Fe3O4। ठीक है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैग्नेटाइट नाम की रॉक मिली, पत्थर मिली, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, आयरन के पीसेज, इस तरह के जो आयरन, या हम देखते थे कि स्टील, उस टाइम पे तो स्टील नहीं बनाई गई थी, तो हम आयरन बोल सकते हैं। तो आयरन के जो पीसेस थे वो इससे अट्रैक्ट होते थे, चिपकते थे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। तो यहां से भी नाम कई जगह पर मेंशन होता है कि इस मैग्नेटाइट ओर के कारण से इस सब्सटेंस का नाम मैग्नेट पड़ा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा है कि मैग्नेट इज द डिराइव्ड नेम ऑफ एन आइलैंड ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो बताया जा रहा है कि मैग्नेट जो नाम है ये इस आइलैंड जो था ग्रीस के अंदर, मैग्नीशिया आइलैंड, वहां से नाम पड़ा है इसका। ठीक है। वेयर मैग्नेटिक ओर वर फाउंड एज अर्ली 600 BC की बात कर रहा है कि तब ये जब ये ओर मिली हुई थी तब 600 BC चल रही थी। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मूविंग चार्जेस या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और इस डिस्कवरी में कई सारे साइंटिस्ट को अलग अलग तरीके से क्रेडिट मिला। जैसे इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो ऑस्टेड ने करी थी। फिर इसके बाद आप ये देखें एम्पियर ने भी एम्पियर स्विमिंग रूल दिया था इसके अंदर। बायो-सैवर्ट ने भी काफ़ी सारा काम करा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर कारण कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी कैसी बनती है। ये सारी चीज़ें हम बायो-सैवर्ट लॉज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्या दिया गया है इन द प्रेजेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म को अलग से ही हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मैग्नेटिज्म को ही सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक। आगे क्या लिखा है, द अर्थ बिहेव्स, अब देखो, सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर, मतलब मैग्नेटिज्म को लेकर के कई सारी बातें जो है ये हम जानते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा रहा हूं तो इसकी अलग से सेपरेट पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। चलिए, क्योंकि सेव नहीं होती है पैनल में, कोई फीचर नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वह है सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर। तो जो पहला जो पॉइंट हमें मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, द अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। देखो, आप सभी लोग समझते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास अर्थ है। ठीक। तो ये अर्थ का हो गया नॉर्थ पोल, ये अर्थ का हो गया साउथ पोल। तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वो ये लिखा है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इससे नीचे से निकल के ऊपर तक जाती है, जियोग्राफिक साउथ से निकल के जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाती है। आपके दिमाग में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैग्नेट के साउथ से मैग्नेट के नॉर्थ तक नहीं जा रही हैं, ये अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ तक जा रही हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए,
तो यहाँ पर आपको और आगे सारी चीज़ समझाई जाएंगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट का सोर्स है उन सारी चीज़ों के कारण से ये अर्थ के साउथ से इसकी जो है बाहर निकलना हुआ और यहाँ से अंदर जाना हुआ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा के अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे। व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होती है, अगर अपन उसको ऐसे ही फ्रीली हवा में धागे से बांध के लटका दें तो हम ये देखते हैं कि ये हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेती है। द टिप विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। कह रहा है कि अगर हम अर्थ पर किसी भी एक बार मैग्नेट को ऐसे धागे से लटका के सस्पेंड कर दे, मतलब धागे से सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो इस नीडल का या इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है या जो वो पॉइंट, वो टिप जो नॉर्थ की साइड होता है उसका नाम रखा जाता है नॉर्थ पोल, और वो पॉइंट जैसे कि ये वाला पॉइंट इस नीडल का जो साउथ की ओर होता है उसको कहा जाता है साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से नीडल के नॉर्थ और साउथ पोल की पहचान होती है। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। चलिए, तो थर्ड जो पॉइंट है उसमें लिखा जा रहा है there is repulsive force when north poles of two magnets are close together. Conversely, there is attractive force between north poles of one magnet with the south pole of other. मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर कही जा रही है जो हमने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्जन होता है। ठीक है, और मतलब सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्जन होता है और ऑपोजिट पोल्स के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। ये है यहाँ पे रिपल्जन और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? नाउ आगे क्या दिया है, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, if a bar magnet is broken into two halves we get similar bar magnet with somewhat weaker properties. ठीक है, यहां पे समझो उसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है दो पोल्स होंगे, तो अगर हमने इसको ब्रेक भी कर दिया तो हम नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइसोलेट, हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने अलग अलग कर भी दिया, मतलब बार मैग्नेट को तोड़ भी दिया, तो इसमें अपने आप ही नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। उसके आगे का जो रीजन है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अभी बता देते हैं। ठीक है, आगे आएगा तो बता देंगे कि हमने डिस्कस कर लिया है। चलो, तो अगर हम एक बार मैग्नेट को तोड़ भी देते हैं दो पार्ट में, तो कभी भी आपको लगा कि सर इसका नॉर्थ पोल यहाँ, इसके साउथ तोड़ दें तो अकेला नॉर्थ अकेला साउथ बचेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट का जो सोर्स है वो मूविंग चार्ज है। तो चार्ज मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम की हम बात करें तो उसमें भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लगातार घूम रहा है। ठीक है, तो उसमें भी बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक सिंगल एटम के अंदर ही एक साइड आपको नॉर्थ पोल मिलता है, एक साइड साउथ। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो होता क्या है कि यहां पे करंट बन रहा है, करंट बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, उसको हम साउथ पोल बोलेंगे, दूसरे साइड से एंटर करेगी, सॉरी उसको हम नॉर्थ बोलेंगे, दूसरी जहां से एंटर करेगी उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। तो एक एटम ही अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो हम एटम को तो नहीं तोड़ सकते ना, नहीं तोड़ सकते, तो कभी भी जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल जो है अलग अलग नहीं होते, क्योंकि आपने तोड़ते तोड़ते उसको एक एटम भी बना दिया ना, तब भी उसके अंदर एक साइड नॉर्थ पोल दूसरी साइड साउथ पोल बनेगा। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर ऐसे तो सबके अंदर एटम होते हैं, तो क्या सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं सारे जो है सब्सटेंस? आंसर है नहीं। जिनके एटम एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, जिनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सिर्फ वही एटम्स जो होते हैं ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वही सब्सटेंस। ठीक है, तो आयरन हो गया, हाँ, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, मतलब उन सभी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड की एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है, जिसके कारण से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कह रहा है अनलाइक, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को आप आइसोलेट रख सकते हैं, मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज दूर हो सकता है, अकेला नेगेटिव चार्ज दूर हो सकता है, वैसे मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब मैग्नेट के जो मोनोपोल्स हैं, सिंगल पोल्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया जा रहा है इसमें, आगे आप पढ़ेंगे, ग्रीन पेन का अब हम इस्तेमाल करेंगे। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। बोला आयरन से और इसके अलॉय से मैग्नेट बनाना पॉसिबल है, जैसे कि स्टील,
स्टील जो है आयरन का अलॉय है, इससे मैग्नेट बनती हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती हैं। निकेल हो गया, इनसे मैग्नेट बनती हैं। ठीक है, चलिए तो फोर्थ पॉइंट हो गए। अब इसमें क्या दिया जा रहा है, वी बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ बार मैग्नेट एंड इट्स बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोला हम इस चैप्टर में बार मैग्नेट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम इसमें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर इसके बाद हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर के। ठीक है, ऑल्दो इसमें से कुछ टॉपिक्स हटे भी हुए आपको मिलेंगे, लेकिन इन्होंने जो है लाइंस को नहीं हटाया है। ठीक है, एनसीईआरटी में। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। तो क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है किसी की तारीफ में, और वो कौन है, वो है न्यूटन महाशय, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ देखिए जरा, तो बार मैग्नेट जो आपके 5.2 हेडिंग है एनसीईआरटी में, इसमें देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। हाँ बोला पुरानी मेमोरीज में से अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मेमोरी ये भी थी कि भाई उनको उनके रिलेटिव में से किसी ने उनको एक मैग्नेट गिफ्ट दी थी। भाई रिलेटिव भी जो है साइंटिस्ट टाइप के होंगे, हमारे किसी रिलेटिव ने तो हमें आज तक मैग्नेट जैसी कभी कोई चीज़ें दी ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दे सकते थे, है कि नहीं। हाँ आपको कभी दिया हो तो बताना ज़रूर मुझे कि आपको कौन सी ऐसी अतरंगी चीज़ है जो आपके रिलेटिव्स ने आपको दी हो। ज़रूर से मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट से और भी लोगों का मन प्रफुल्लित होगा, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके रिलेटिव भी आइंस्टाइन के रिलेटिव जैसे ही हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे। आइंस्टाइन वॉज फैसिनेटेड, आइंस्टाइन को तो एकदम मज़ा आने लगा, है कि नहीं, उनको एकदम मज़ा आने लगा और इससे खूब खेलने लगे, भयंकर उन्होंने खेला, और इतना खेला कि फिजिक्स पलट दी। भाई साहब इतना किसी को नहीं खेलना चाहिए। एक्चुअल में ही वॉज नॉट प्लेइंग विद द मैग्नेट, ही वॉज प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ हाँ चलिए देखिए ज़रा, तो हाउ द मैग्नेट कुड अफेक्ट द, तो मतलब वो सोचने लगे, ही वंडर्ड हाउ द मैग्नेट कुड अफेक्ट the objects such as nails, pins placed away from it, not any way connected to it by spring or string। वो सोचने लगे कि भाई जो मैग्नेट है ये एक्चुअल में कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी फील्ड, मतलब यहाँ पर तो कोई भी स्ट्रिंग, धागा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगी, भाई तब तो छोटे थे ना वो। ठीक है, चलिए तो वी बिगिन आर स्टडी बाय एग्जामिनिंग iron filings sprinkled on the sheet of glass placed over a short bar magnet. The arrangement of iron filings is shown in figure 5.1। देखो कुछ ऐसी सी बात है जो आपको आपके बुक में दिखेगी। देखिए सिंपल सी बात आपको आपकी बुक में भी समझ में नहीं आई, तो कहा जा रहा है कि हम जो है इसको इस जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बार मैग्नेट रखी, और उस बार मैग्नेट के ऊपर से आपने ग्लास की शीट रख दी, और उस ग्लास की शीट के ऊपर आपने आयरन का जो पाउडर होता है ना, जिसको हम आयरन फाइलिंग बोलते हैं, उसको आपने जो है स्प्रिंकल कर दिया, मतलब छिड़क दिया। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद, क्योंकि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड जैसी होती है, कुछ समय के बाद इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी दिखती थी, उसी शेप में आयरन फाइलिंग्स जो है इन्होंने खुद को अरेंज कर लिया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, तो आगे यहाँ पर यही चीज़ मेंशन करी जा रही है, द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग्स सजेस्ट दैट मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। आयरन फाइलिंग के पैटर्न ने हमें ये बताया कि भाई मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं डाइपोल में। ठीक है, तो एज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन, द पोल इज डेजिग्नेटेड एज नॉर्थ पोल एंड द अदर इज साउथ पोल। तो भाई इनको क्या क्या नाम दिया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों नाम दिया गया, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि देखो ऐसी बात है, याद रखना कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होती है। मतलब नॉर्थ पॉइंटिंग जो पोल है उसको नॉर्थ नाम दिया गया, साउथ पॉइंटिंग जो पोल है उसको साउथ नाम दिया गया। ईस्ट वेस्ट हो कोई नहीं बता रहा था, इसलिए कोई बात नहीं। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा भी क्यों होता है कि हमेशा ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है? तो रीज़न इसका बहुत सिंपल सा है कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डाइपोल को सीधा कर देंगी। इसी तरीके से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेटिक डायपोल को खुद की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? ये रीजन आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये पोल्स की बात करी जा रही है, और आगे क्या देखने को हमें मिल रहा है कि सिमिलर पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग, जैसा आयरन फाइलिंग का जो सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, यदि हम एक सोलेनॉइड को के ऊपर इस तरह से आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं ओवर ए ग्लास शीट, तो हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो वहाँ से ये भी समझते हैं कि बार मैग्नेट का पैटर्न और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे हेडिंग जो 5.21 है, पेज नंबर 137। तो 5.2.1 पर हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्या कहा जा रहा है इसमें, द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग परमिट्स अस टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब आयरन फाइलिंग का जो पैटर्न है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको समझ करके। आगे दिया जा रहा है दिस इज शोन बोथ फॉर बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन 5.2। तो आप नीचे फिगर देखेंगे, उसमें आपकी बुक में दिया होगा, उसमें 5.2 में कुछ 2-3 फिगर्स बने हुए हैं जिसमें बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है, और उनकी कंपैरिजन करी गई है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, है ना। उसकी कंपैरिजन किसके साथ करी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर आल्सो डिस्प्लेड इन 5.2 सेक्शन नंबर सी, फिगर नंबर से। ठीक है, आगे दिया जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का विजुअलाइजेशन है। हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कैसे चीजें होती होंगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ गए तो। क्लियर है? अब अच्छा देखो, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। क्या प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट और ए सोलेनॉइड फॉर्म कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप। ये बात बहुत जरूरी है। देखो, आप सभी बच्चों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं। ये जाती हैं साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के साउथ पोल में, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन उसके बाद मैग्नेट के अंदर ये फिर ट्रैवल करती हैं साउथ से नॉर्थ। कहां से, साउथ से नॉर्थ। तो आप यहां पर समझें एक काम की और जरूरी बात कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा क्या है, नॉर्थ से जाती हैं साउथ की ओर जाती हैं। नॉर्थ से कहां जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, फिर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। तो ये चलती रहती हैं, ये चलती रहती हैं, और जैसे नॉर्थ से निकली ये यहाँ से साउथ तक गई और वापस से नॉर्थ पर पहुंच गई, नॉर्थ से साउथ तक और वापस से नॉर्थ तक। तो ये क्या करती हैं, अपनी कंप्लीट लूप को पूरा करते हैं, एक सर्कल को, एक साइकिल को पूरा करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज लूप बनाती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, अब कहीं भी उनको नेगेटिव मिल गया वहीं पे टर्मिनेट हो जाती हैं, वहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। इनको अपनी साइकिल को पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? साइकिल पूरी कब मानी जाती, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो और वापस पॉजिटिव पे ही खत्म हो जाए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल से बिल्कुल ही अलग है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, या फिर अगर नेगेटिव नहीं मिले तो कहां जाएंगे सर, तो इन्फिनिटी तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, भले वो बहुत वीक हो जाए लेकिन कभी पॉजिटिव से निकल के कहीं भी बीच में रुक नहीं सकती। मतलब ये कंटिन्यूअस तो है, रुक नहीं सकती, लेकिन कहां खत्म होगी, नेगेटिव पे। नेगेटिव नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी पे जाएगी। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती है, साउथ से वापस से नॉर्थ पे, तो ये अपना एक लूप कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन फिगर्स की, डायग्राम्स की बात यहाँ पर हो रही थी उनको यहाँ पर बताया गया। तो ये एक्सिस है, तीनों की एक्सिस है। चलो मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूं ताकि हम इनको पढ़ पाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जरा, तो पहले डायग्राम को जो है सोलेनॉइड के लिए पहला जो डायग्राम है ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल बताया है। दूसरा डायग्राम देखो, हमेशा सोलेनॉइड से एक एंड से करंट जाता है, दूसरे एंड से करंट आता है। तो यहाँ पर करंट एंटर करा है यहाँ से, और यहाँ से करंट जो है बाहर, ये सोलेनॉइड का एक टर्न है और कुछ भी नहीं है। तो करंट यहाँ से जा रहा है, आ रहा है, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायपोल की इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन को बताया जा रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल जैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर करी गई है, गॉसियन सरफेस को यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर दिया जा रहा है लेबल्ड 1 and 2 आर क्लोज्ड गॉसियन सरफेसेस, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ है, जैसे कि शायद ये डायग्राम जो है 5.3 के बारे में अलग से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। पहले हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है, ठीक है, कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट या एट दैट पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती है। कितनी बार आपको बताना पड़ेगा, तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे गई, वापस से साउथ से नॉर्थ पे जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट आपको नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, नॉर्थ से साउथ, तो ये टेंजेंट आपको इस जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको मिलेगी। क्लियर है। नाउ आगे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अगर मैं इसको एक बार के लिए रोक दूँ तो यहाँ पे देखना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो इंटरसेक्शन की डायरेक्शन या दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। सिंपल सी बात ये आप सभी लोग जानते हैं, या तो इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, या मान के चलो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती तो फिर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती, लेकिन एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई है, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझते भी हैं। सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो ये है, द लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्ट्रॉन्गर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं, ये समझ लेना कि वहाँ पर उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, आप इसको समझेंगे। ये डायग्राम बना है और नीचे ये हेडिंग बनी है, हल्का सा हम इसको ऊपर उठाते हैं। ये नीचे हेडिंग बनी है 5.22, इसमें लिखा है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड। क्या लिखा है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड। इसका मतलब यह है कि बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह एक्ट करती है। क्लियर है। या फिर हम ऐसे बोलें कि सोलेनोइड एज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कैसे बना दी रहे अपन ने, हाँ, बार मैग्नेट जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसी बनती हैं। लेकिन अभी तक हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करा था कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे कैसे, मतलब पैटर्न तो सेम है, लेकिन क्या दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है, क्या दोनों का फॉर्मूला भी सेम निकल के आने वाला है। तो इसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं। किस किस की कंपैरिजन, हम डेरिवेशन करेंगे एक, और उस डेरिवेशन में हम ये प्रूव करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही है। क्लियर है। और इसके लिए मैंने सेपरेट जो है वन शॉट में अलग से एक 20 मिनट का डेरिवेशन कराया था। तो इस वीडियो में तो हम उस डेरिवेशन को नहीं करेंगे, है ना, इसमें हम सिर्फ सीधे रिजल्ट की बात करेंगे। अगर आप इसको बढ़िया से समझना देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेपरेट जो है वन शॉट को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें अलग से सेक्शन हमने दिया हुआ है, ठीक। नाउ आगे इसकी बात करी जा रही है। इसमें देखो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। नहीं आप कहोगे सर देखो आपने तो जो है ऐसे ही छोड़ दिया बीच में से। द रिजेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट सोलेनोइड सजेस्ट दैट बार मैग्नेट मे बी थॉट एज लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स इन एनालॉजी विद सोलेनोइड। देखो सिंपल सी बात क्या कही जा रही है, द रिजेम्बलेंस मतलब मिलना जुलना, ठीक है। द रिजेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फॉर ए बार मैग्नेट सोलेनोइड सजेस्ट दैट, मतलब बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये सोचा जा सकता है कि जो सोलेनोइड है बार मैग्नेट में भी थॉट, मतलब बार मैग्नेट को ये माना जा सकता है कि भाई ये कई सारे नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट से मिलकर के बनी है, ठीक है, इन एनालॉजी विद ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है ना। आगे क्या है, कटिंग ए बार मैग्नेट इन हाफ
इज लाइक कटिंग ए सोलेनॉइड। अगर हम एक बार मैग्नेट को आधा कट कर दें तो ये सोलेनॉइड के जैसे ही होता है। वी गेट टू स्मॉलर सोलेनॉइड विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो जैसे हम सोलेनॉइड को आधा कर दें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाती है। इसी तरह सोलेनॉइड बार मैग्नेट को भी आधा कर दोगे तो वो भी, उसकी फील्ड भी आधी हो जाएगी। द फील्ड लाइन्स remain continuous, emerging from one face of solenoid and entering from other face of solenoid. One can test this analogy by moving a small compass needle in neighborhood of bar magnet. देखो इसमें सिंपल सी बात कंपैरिजन करी गई है कि आप जो है अगर एक बार मैग्नेट की सोलेनॉइड से कंपैरिजन करें तो आपको दोनों में सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। क्लियर है। आगे यहाँ पे देखो क्या दिया जा रहा है। टू मेक दिस एनालॉजी मोर फर्म वी कैलकुलेट axial field of finite solenoid depicting figure 5.3a. We shall demonstrate that large distances this axial field resemblance that of bar magnet. देखो सिंपल सी बात है, एक्चुअल में क्या है हम आपको बताएं कि बार मैग्नेट में ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, और ये इसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट माना, इसको हमने नाम दिया एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये हमने इसको नाम दिया एक्सियल पॉइंट। यहाँ पर हमने एक सोलेनॉइड बनाई और सोलेनॉइड में यहाँ पर ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस पर यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना जिसको भी हमने, दोनों को हमने सेम नाम दिया एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट। तो एक्चुअल में हमने इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकाली इस जगह पे, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आती है। क्लियर है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, 2m अपॉन आर क्यूब, जहां पर m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम बनती है, वो भी सेम बनती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सोलेनॉइड है ये कई सारे सर्कुलर टर्न से मिलकर के बनी है। तो अगर हमने एक सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर हम उसका बाद में जो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये -L/2 से लेकर के +L/2 तक। ठीक है ना। तो यहाँ से बस ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है डाइपोल सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की वो सेम हो जाएगी। ठीक है ना। आगे क्या है, द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप सभी समझते हैं, जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अभी सी बात है, अभी आपको बताया था कि इस पे टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप सभी समझते हैं कि हमने P से रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एग्जाम्पल कौन है, एक बार मैग्नेट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी तो नॉर्थ पे और साउथ पे ऐसे फोर्स लगाएंगी तो इस पर टॉर्क लगेगा। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर कुछ एनालॉजी सेट करनी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मैं कहूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, तो इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, यहाँ पर उसकी जगह रिप्लेस कर दी जाती है μ0/4 से। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क निकाला था टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, तो इस चैप्टर में आप टॉर्क निकालेंगे टाउ इज इक्वल टू P की जगह M आ जाएगा MB sin थीटा। क्लियर है। ये बातें हैं बस, और कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। तो बस ये यहाँ पर क्या है, तो टॉर्क सिंपल सा, यहाँ पे भी बड़ा सा डेरिवेशन नहीं करा, बस एनालॉजी के साथ आप ये टॉर्क की वैल्यू ये निकाल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। इसी जिस तरह से आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी -PE cos थीटा फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -MB cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा आप जब भी हटाते हैं तो आप सभी समझते हैं यहाँ पे डॉट आ जाता है -M वेक्टर डॉट B वेक्टर। क्लियर है। ये जो डार्क जो लिखा है वो वेक्टर ही लिखा है। क्लियर नाउ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर बताया गया है कि कहाँ पे, जैसे आप सभी लोग समझते हैं कि 0 डिग्री एंगल पे स्टेबल पोजीशन होती है, तो 0 डिग्री पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है नाउ, ध्यान देखिए ज़रा। क्लियर है नाउ, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस कर लिया होगा तो आप खुद से इसका जवाब जानते होंगे। व्हाट हैपन्स इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ अलोंग इट्स लेंथ। देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको
अगर आपने वन शॉट देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर से दे देंगे। कह रहा है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, तो इसकी स्ट्रेंथ को क्या होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। और अगर हम इसको ऐसे कट करें तो उसकी स्ट्रेंथ को क्या होगा, बताओ ज़रा। ठीक, हमेशा याद रखो, अगर हम इसको इस तरीके से कट कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और अगर हम इसको अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ये भी हाफ हो जाएगी। क्लियर नाउ, अभी हम देखो एग्जांपल में इसको समझ भी लेंगे इसका आंसर। आगे क्या दिया है, मैग्नेटाइज नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। एन आयरन नेल नियर ए बार मैग्नेट हाउएवर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडिशन टू ए टॉर्क। देखो क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic needle in uniform magnetic field experiences a torque but no net force। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नीडल है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो तो क्या है, वो तो ऐसे घूमती है, वो ऐसे घूमती है। जबकि एक आयरन की कील रखी है बार मैग्नेट के पास में, तो क्या हो रहा है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वाह, ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा याद रखिए जब भी अट्रैक्शन हो रहा है ना, कोई चीज खिंची चली आ रही है ना, तो हमेशा याद रखो कि बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और ये हमारे पास एक कील है, मान के चलो एक नेल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इसकी बार मैग्नेट की, ये इस नॉर्थ, फिर से मैंने गलत ना दिया, ये यहाँ से एंटर करेगी, ये यहाँ से ऐसे एंटर करेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी यहाँ से ऐसे एंटर करेगी, यहाँ से ऐसे एंटर करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा ना, ये जो पास में जो बार मैग्नेट रखी है ना, बार मैग्नेट जो रखी है ना पास में, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये इसके जो आयरन की नेल है, कील है, उसमें भी पोल्स को, ऑपोजिट पोल को इंड्यूस कर लेगी, और इंड्यूस करने से इसके अंदर यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है आ जाएगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो बार मैग्नेट है इस आयरन के अंदर ऑपोजिट पोल्स को इंड्यूस कर लेते हैं, या कहें कि अभी इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है इसके अंदर, ठीक है, जिसके कारण से ये अट्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो रीजन देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलो पहले हम इन दोनों रीजन को समझ लेते हैं। इन आइदर केस वन गेट्स टू मैग्नेट ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसमें सिंपल सी बात क्या दी जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले वाले केस में इसमें आइदर केस लिखा हुआ है। चलो, तो जो मैंने आपको बताया उस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। नाउ आगे दिया जा रहा है इन आइदर केस टू मैग्नेट्स ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो कह रहा है कि भाई इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि भाई आपको एक केस में क्या हो जाएगा, दो मैग्नेट मिल जाएंगी जिनके पास जो है दोनों के पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बी पॉइंट जो है उस पर हमने डिस्कशन कर भी लिया है। नो फोर्स ऑन द फील्ड इज यूनिफॉर्म, द आयरन नेल एक्सपीरियंस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन द नेल। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली हैं, तो बताओ कोई दिक्कत आएगी इसमें। नाउ अभी देखिए ज़रा थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सी पॉइंट में दिया है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। ठीक है, तो कह रहा है कि टॉरॉइड मतलब क्या सभी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए। व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ टॉरॉइड। टॉरॉइड समझते हैं क्या होता है, एक्चुअल में जब आप एक सोलेनॉइड को इस तरह से इसके अंदर जो है बना देते हैं, तो आप मतलब जब आप एक सोलेनॉइड को चारों ओर से पैक कर देते हैं, जब आप एक सॉलिनॉइड को चारों ओर से पैक कर देते हैं, तो उसके बारे में आप, तो उसको हम बोलते हैं टॉरॉइड। क्या बोलते हैं, टॉरॉइड। जैसे आपने स्विमिंग वाला ट्यूब देखा है जिसमें हवा भर के स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे आपने ट्रक का जो ट्यूब देखा हो जिसके अंदर अपन हवा भरते हैं, बाइक का ट्यूब देखा हो। तो अगर आप एक सॉलिनॉइड को इसी तरह चारों तरफ से पैक कर दें तो वो जो बन जाएगा, ये बन जाएगा टॉरॉइड। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप ये, तो इसके बारे में हमने देखो आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं होता कि देखो मैग्नेट के पास तो दोनों पोल्स होंगे ही होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें ज़रूरी है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होंगे ही होंगे। देखो तो क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरीली, बोलो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज नॉट सो फॉर टॉरॉइड, इवन
स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की बात करें, जैसे ये हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर हो गया, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में भले ही जो क्या बन रहा है, भले ही इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास जो नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये देख लीजिए, तो टॉरॉइड के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसके पास भी दोनों पोल्स नहीं होंगे। दिस इज नॉट सो फॉर ए टॉरॉइड और इवन फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो ना तो टॉरॉइड और ना ही स्ट्रेट कंडक्टर के पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो टॉरॉइड जो है, जैसे ये नॉर्थ पोल है एक साइड और एक साइड साउथ पोल है, अब जैसे घुमा के दोनों को मिला ही दिया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या दिया जा रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या दिया जा रहा है यहां पर देखेंगे, two identical looking iron bars A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized, we do not know which one। कह रहा है कि हमारे पास दो आयरन एक जैसी दिखने वाली दो आयरन की बार्स हैं, ठीक है, कह रहा है कि दोनों में से एक तो मैग्नेटाइज्ड है। हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड हाउ डज वन असर्टेन विच वन। देखो हम, वो कह रहा है कि भाई आप दोनों में से कैसे पहचानोगे कौन सी मैग्नेटाइज्ड है कौन सी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम एक बार मैग्नेट के पास में लेकर के जा सकते हैं तो और दोनों में चेक कर सकते हैं। यदि रिपल्जन हुआ, यदि रिपल्जन हुआ तो रिपल्जन जो है ना शॉर्टेस्ट होगा। जो नेल है, जो भी नेल मैग्नेटाइज होगी ना, सिर्फ उसी में रिपल्जन पॉसिबल है। बाकी जो नेल मैग्नेटाइज नहीं होगी उसमें इंडक्शन से जो है बार मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ऑपोजिट पोल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिपल्जन जो है वो टेस्ट हो सकता है किसी भी मैग्नेट को पहचानने का, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप इसमें पढ़ लेना, ठीक। ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया है। आगे क्या दिया जा रहा है, एनालॉजी सेट करी है कि कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब एनालॉजी साइड करने मतलब है अपन ने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ई से दिखाते थे, इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो है डायपोल मूवमेंट होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता था, वैसे यहाँ पर ये होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बता दी। जैसे आप ये देखें कि फर्स्ट चैप्टर में इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी वो ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे P की जगह क्या है, M अपॉन आर क्यूब। क्लियर। जैसे फर्स्ट चैप्टर में एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट जो हमने निकाला वो कितना था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे M अपॉन आर क्यूब। बताओ जरा, तो कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। तो हमेशा याद रखना, डाइपोल चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल, दोनों सेम तरह की फील्ड ही बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये कंपैरिजन मैंने अभी आपको बता दिया है, बार बार हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 पर। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, हम एक बार इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 5.2 की बात कर रहे हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि ये एक हमारे पास फिगर बनाया जा रहा है 5.4 और इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक छोटी सी मैग्नेटाइज नीडल P है। ये देखो, ये रखी है मैग्नेटाइज नीडल P। क्लियर। आगे दिया जा रहा है कि ये एक O पॉइंट पे रखी है, तो हमने यहाँ पे O पॉइंट दिखा दिया। क्लियर है। नाउ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो, ये जो एरो है ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन समझते हो, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। क्या डायरेक्शन होती है, साउथ टू नॉर्थ। एक मिनट, ये उल्टी भाग रही है इसी, देखो जरा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये वही डायरेक्शन बता रहा है। ध्यान से समझना, एक बात आपको बताऊं, जैसे कि ये अपने पास बार मैग्नेट ऐसे है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे निकल रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। एरो कैसे लगा होगा, ये ऐसे ऊपर की साइड, यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ पे नीचे की साइड, फिर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ऊपर की साइड है। क्लियर है ना। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी निकल रही होंगी जरूर। क्लियर है। यहां पे बना दूं, ये देखो इस तरीके से। और एरो कैसे लगा है,
ये क्योंकि इससे बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे ज़रूर नॉर्थ होगा, यहाँ पे ज़रूर साउथ होगा, तो यहाँ पे ऐसे ये और भी निकलेंगी, इस तरीके सीधी हो जाएंगी, और भी आएंगी यहाँ से, तो यहाँ से एरो जो है इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा ध्यान से, तरीके से देखें ज़रा। तो आगे क्या लिखा है, द अदर एरोज, इसमें आप और भी एरो देख रहे हो ना, ये देखो ये देखो, ये आप उसमें और भी एरो देख रहे हो, तो अदर एरोज जो हैं ये क्या है, shows different position and orientation of magnetic moment of another identical magnetized needle। कह रहा है कि ये जो नीडल P है, इसके आसपास जो है एक और नीडल को हमने रख के देखा है ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरी नीडल को हमने रख के देखा, तो मान के चलो अगर ये नीडल ऐसे है, फिर वही नीडल जो क्यू वाली नीडल है अगर वो यहाँ पे ऐसे है, अगर वही क्यू नीडल यहाँ पे ऐसे है, तो आपको अलग अलग केसेस में बताना है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए, ठीक है। मतलब ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये क्यू नीडल को पहले यहाँ रख के देखा, यहाँ पे रख के देखा, यहाँ पे रख के देखा, यहाँ पे रख के देखा, तो आपको अलग अलग केसेस में इन क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर नाउ? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, तो सबसे पहले कह रहा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये समझा दूं कि इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम वाला केस कौन सा होता है। देखो, आप सभी लोग समझते हैं, जैसे ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ध्यान समझना, ये मेरे पास बार, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर जो बार मैग्नेट है वो इस तरीके से रखी हुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाई करी, तो आप सभी लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके नॉर्थ पोल को ऐसे इस पे फोर्स लगाएगी, साउथ पे ऐसे लगाएगी, तो इसके कारण इस पे टॉर्क लगेगा और ये ऐसे घूम जाएगी, है कि नहीं। तो बताओ, क्या ये जो पोजीशन है इसकी, क्या ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये जैसा है वैसे नहीं, इसको ये घूमेगा, ये क्या करेगा, ये घूमेगा। क्लियर है? तो ये कैसी पोजीशन है, ये नॉट इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो कि ये डायपोल जो है, मैग्नेटिक डायपोल, नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे है, और मैग्नेटिक नीडल जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बन रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस पे इस पे कोई टॉर्क लगेगा क्या? इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो इस पे नो टॉर्क। ये कैसी पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम, कैसी पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। क्लियर है ना? अभी देखिए, अगर मान के चलो कि ये जो मैग्नेट है ये ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेट ऐसे रखी है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, फिर भी ये नहीं घूमेगी, क्योंकि साउथ पोल को भले ही मैग्नेट, सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं, ये मैग्नेट ऐसे रखी है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, फिर भी क्या ये मैग्नेट घूमेगी? आंसर है नहीं घूमेगी। क्यों? नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दबाएगी, साउथ को ऐसे अट्रैक्ट करेगी, फिर भी नहीं घूमेगी। तो कहने का मतलब है कि ये भी कैसी पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। लेकिन अभी समझना, यहाँ पे हम सभी लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर मैं मैग्नेट को हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, तो वापस से इस पे टॉर्क लग के ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर उठा दूंगा, तो क्या होगा कि हल्का सा अगर मैंने इसको ऊपर उठा दिया, तो क्या होगा कि वापस से इस पे टॉर्क लगेगा और ये ऐसे फिर से हो जाएगी। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा उठा दिया, इसको मैंने हल्का सा अपनी जगह डिस्प्लेस कर दिया, तो साउथ पोल को तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है ना, है ना, तो ये इसको सीधा अलाइन करना चाहेगी, तो ये साउथ पोल ऐसे अगर ऊपर उठ गया तो साउथ को मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे खींचेगी और नॉर्थ को रिपेल करके इसको सीधा घुमा देगी, इसको ऐसे घुमा देगी। तो बताओ, अभी ये रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये कैसे इक्विलिब्रियम में है? ये अनस्टेबल में है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में जो थीटा है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है, वो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना बनता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो थीटा होता है ये कितना बनता है? ये बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अगर आप ये याद रख गए तो आप स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को सीख जाएंगे। क्लियर नाउ? अभी हम देखो आगे आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना।
तो अब इस क्वेश्चन में जो जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से मैं आंसर करूंगा, ठीक है नाउ समझना। तो यहां पर देखिए, तो पूछ रहा है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन से केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। ये कलर दिखाई पड़ रहा है क्या, देखते हैं जरा, तो देखते हैं कौन से केस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो देखना जरा। तो हमने क्या करा कि मैं इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को देख लूं, इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी और यहां से ऐसे आएगी। तो मैं देख रहा हूं कि इसके तो पैरेलल, मतलब देखो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट के, दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम है। फर्क इतना, एक में स्टेबल है दूसरे में अनस्टेबल है। तो चाहे मैं इसके लिए देखूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एंटी पैरेलल है, यहां से ऐसे जाएगी ना, और इसके पैरेलल है, इसके एंटी पैरेलल हैं, सॉरी पैरेलल, और यहां से ऐसे आई इसके एंटी पैरेलल, और यहां से ऐसे इसके पैरेलल। तो देखो, तो ये चारों तो कहीं एंटी पैरेलल है कहीं पैरेलल है, तो ये चारों तो इक्विलिब्रियम में है, भले ही वो कैसा भी हो, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो, इन दोनों के लिए क्या ये पैरेलल एंटी पैरेलल है, नहीं, देखो परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन इक्विलिब्रियम में नहीं है, Q1 और Q2, ये वाली जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो PQ1 कॉन्फ़िगरेशन और PQ2 कॉन्फ़िगरेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब ये ऐसी केस बन रही है कि यहां से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, एक बार मैग्नेट ऐसे रखी है, तो भाई ये परपेंडिकुलर होगी, तो इन पे और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्लियर है नाउ। अभी देखिए जरा सेकंड पार्ट, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोला कब कब सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो बता पाओगे। देखो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हैं, यहां से जाएंगे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में देखो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, कैसा है अनस्टेबल। तो Q4 कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। Q3 देखो इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट एरो और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल है, इसका मतलब है थीटा इज 0 डिग्री, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे Q3 लिख देता हूं मैं, है। चलिए इसके में यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, ये फिर से 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है कितना कि ये Q6 और Q3 किस में आ रही हैं भैया, ये किस में आ रही है, ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां से घूम के Q5 एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में देखो कैसा इक्विलिब्रियम है, देख लेते हैं जरा। Q5 इसके एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में कैसा इक्विलिब्रियम है, देखो जरा अनस्टेबल। तो Q5, चलो ये इतना हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो जरा, यहां पर और समझ लो, यहां पे अभी अपन मिला भी लेंगे, इसको मिला भी लेंगे। विच अमंग द कॉन्फ़िगरेशन, एक बार और चेक कर लूं मैं, एक बार और चेक कर लेता हूं। Q4 अनस्टेबल है, ठीक है। इसके बाद Q6 स्टेबल है, ठीक है। Q3 स्टेबल है और Q5 अनस्टेबल, एंटी पैरेलल जा रहा है ना, एंटी पैरेलल, ठीक है ना। अभी देखिए विच कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड्स टू लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। अगर हम इसको देखें, जैसे ये अगर एक बार मैग्नेट है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये एक बार मैग्नेट अगर है, ठीक है, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है, तो देखिए जरा, तो ये तो इसके लिए अगर ये ऐसे बार मैग्नेट रखी होगी इस तरीके से, तो इसके लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाली, चाहे Q2 हो चाहे Q3 हो, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना। अगर कोई बार मैग्नेट ऐसे है तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। तो इनके लिए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर मैग्नेटिक करंट, दैट इज μ0/4π, एक्सियल पॉइंट पे होती है 2m/r³, ठीक है। जबकि एक्सियल पॉइंट पे होती है, सॉरी ये किस पे है, ये एक्सियल पॉइंट पे बता दी मैंने, एक्सियल पे बता दी, एक्सियल। जबकि इक्वेटोरियल पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पे ये होती है μ0/4π, ये होगी m/r³। तो इसका मतलब है इन पॉइंट्स पे तो
मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कम है। ठीक है, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां पे है, तो ज्यादा होगी या तो Q4 पे या फिर Q6 पे। क्लियर, जो पूछ रहा है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, उसके लिए देखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब समझना अगर हम इस Q4 के लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके जा रही है यहां से, इसका मतलब है कि यहां पे कितने डिग्री बन रहा है, यहां पे बनेगा 180 डिग्री। यहां पे कितना एंगल बन रहा है, m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं 180 पुट करूंगा तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा प्लस एम बी। तो इसका मतलब है प्लस एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस का आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ये वाले केस में तो ज्यादा आएगी भाई, इन वाले केस में कम आएगी, हमने मान लिया। और आप ये देखो, वैसे भी यहां पर देखें भी तो आप ये देखेंगे ये वाले केस में 0 आने वाली है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन यहां पर हम बात करें यहां पे कम आएगी, इनको तो हमने हटाई दिया। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, अब देखना जरा U इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये जो है यहां पे एंगल कितना बनेगा, यहां पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो माइनस एम बी कॉस 0। अब क्योंकि कॉस 0 है मतलब माइनस एम बी कॉस 0 का मतलब होता है 1, तो यहां पे आंसर कितना आ गया, माइनस एम बी। कितना आ गया, माइनस एम बी। तो ये देखो एम बी और वो भी नेगेटिव, तो इसका जितनी देखो यहां पे भी सबसे ज्यादा हो रही है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है, यहां पे भी ज्यादा है, लेकिन यहां पे क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां, बोला यहीं पे होगी। आप ये भी सोच सकते हो कि सर यहां पे भी तो एंगल 0 हो रहा है, यहां पे एंगल 0 है, लेकिन ये वैल्यू कम है, लेकिन यहां पे मैग्नेट जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव में कितनी है, तो यहां पर जो होगा कॉन्फ़िगरेशन किसका, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, Q6 की होगी, है ना। एक बार ठंडे दिमाग से इसको सोचना कि भाई ये वैल्यू जो है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे दोनों की बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो आंसर नेगेटिव में आया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इससे और बहुत कम हो गई, Q6 की एनर्जी और बहुत कम हो गई। ठीक है, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे भी तो 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बड़ी है और वो भी नेगेटिव में, इसलिए हमने बोला कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और हम आपको इसका आंसर मिलवा भी देते हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर मिला लें। Q6 Q3 में हमने क्या बताया है, स्टेबल बताया है ना। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना दैट इज मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो देखो मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं, यहाँ पर जो रेफरेंस हमें दिया जा रहा है ये 5.3c है, मतलब 5.3 भी है, पेज काफ़ी पलटने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, और यहाँ पर जो ज़रूरी लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हम पढ़ते हैं वो हमसे ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई एक चार्ज Q है, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा ये इस Q के 1/ε0 टाइम्स होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। द सिचुएशन इज रेडिकली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड विच आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप्स। देखो चार्ज जो है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तो निकल गई। लेकिन अगर यहाँ से अगर हमारे पास के पास एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बाहर निकली है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसको क्लोज लूप जो अपना लूप क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, तो फिर इसको बाहर जाकर के अंदर ही आना पड़ेगा वापस से। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में, मैग्नेटिज्म वाले केस में जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा ये हर बार कितना होगा, 0 होगा, हर बार कितना होगा, 0 होगा। क्यों सर, इसलिए क्योंकि आप ये देखेंगे हर बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी उतनी वापस से इस सरफेस के अंदर चली जाएंगी। तो हम ये देखेंगे कि हर बार जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही चीज जो तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में यही चीज आपको बताई जाती है। यदि हम इसको इंटीग्रेशन करके बोलें तो आप ये पाते हैं, देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। ठीक, फिर आपने मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ लिया, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू ऑलवेज 0।
ठीक, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी कहता है, यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोनोपोल हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। सोचो अगर मोनोपोल, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो फिर जो फ्लक्स है वो हर बार जीरो क्यों होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाती हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप इसको अगर हम एक बार थोड़ा सा आपको रीडिंग करा दें तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, द डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दैट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफ्लेक्शन ऑफ फैक्ट दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। कह रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मोनोपोल्स हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, देयर आर नो सोर्सेज और सिंक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाकर के एकदम से खत्म हो जाए। क्लियर है, ठीक। द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो भाई जो गॉस लॉ जो बनता है मैग्नेटिज्म में वो क्या हो जाता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्लियर है, ये जो है ये आपकी मेन स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5.3 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 5.3 में आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाई कौन सी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या जो फील्ड लाइंस बताई जा रही हैं ये रॉन्ग है और उनके पीछे का कारण आप बताइए। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे समझिए, क्या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल है, क्या मैग्नेट, जैसे ये मूविंग चार्ज बताया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई मूविंग चार्ज है तो क्या इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, आंसर है भाई इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना सकता। तो ये क्या है, ये गलत है। क्लियर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता तो हम उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्लियर, नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक सही से रिप्रेजेंट करी गई है। अब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से रॉन्ग है, क्योंकि आप ये देखें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे हम इसको देखते हैं कि भाई, आगे इसको देखते हैं कि ये देखो, अगर ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ पोल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती और वापस साउथ से नॉर्थ तक आती। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये देखो, यहाँ से भी निकल रही हैं इस साइड और यहाँ से भी निकल रही हैं इस साइड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो सकता है। क्यों हो सकता है सर, क्योंकि देखो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। क्लियर, तो ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही हो सकता है। क्लियर, नाउ अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, टॉरॉइड। तो टॉरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, टॉरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, क्या वो ऐसी ही बनती है क्या, देख लेते हैं जरा। देखो, तो टॉरॉइड वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसी तरीके से बनती हैं। ये देखिए, टॉरॉइड जो है ये इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पर दिखाई गई है, बिल्कुल सही बनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है भैया, सोलेनॉइड वाले केस की कह रहा है, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं, ये टॉरॉइड, ये सर्कुलर दिखाया, ये टॉरॉइड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर अंदर ही होती है, तो ये सही है। क्लियर, नाउ अब इसके लिए देखो, सोलेनॉइड वाले केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड्स पे आके ऐसे मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या मुड़ती हुई दिखाई, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक टॉरॉइड वाली सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक हमने ऊपर वाली देखी थी वो सही। अब देखो यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि चाहे जैसे भी हो लेकिन इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है रिपल्जन के कारण ऐसे थोड़ी सी कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है, ये गलत है और उसके पास वाली सही थी, उसके पास वाली बार मैग्नेट वाली सही थी। ठीक है, तो ये हमने आपको रीजन बता दिए इन सबके। ठीक है, अब ये रीजन इस तरीके से यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इनको तो हमने आपको समझा ही दिया ना। एग्जाम्पल नंबर 5.4, रीजन पढ़ लेना आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब देखो, अब आप यहाँ पे समझो एग्जाम्पल नंबर 5.4। एग्जाम्पल नंबर 5.4 में क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन along which a small magnetized needle aligns due to अगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, ये डायरेक्शन बताते हैं किसकी, वो डायरेक्शन बताती है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये अलाइन करती है। ठीक, नाउ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं बताती। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ऐसे,
ठीक, तो समझना कि इस चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लाइन ऑफ फोर्स कह देते हैं। लेकिन अगर अगर मान के चलो कोई भी चार्ज इस तरह से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वो उसको ऐसे सर्कुलर मोशन कराता है। ठीक है, मतलब आप इसको लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। तो एक बात याद रखो, तो एक्चुअल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहते हैं। उन पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है। क्लियर है? नाउ ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो ये वाला आपको समझ में आ गया, आप इसका रीजन पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ इफ मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि यदि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो गॉस लॉ कैसा होता भाई? देखो हमने पढ़ा है कि गॉस लॉ भी ऐसा है, बी वेक्टर डॉट मैग्नेटिज्म है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होते तो हम उसको कैसे लिखते? हम उसको ऐसे लिखते कि भाई मान के चलो कि भाई एक पोल की स्ट्रेंथ को हमने क्यू एम नाम दे दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/ε0 होता है, यहाँ पे हो जाता म्यू नॉट। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक वो लिखते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो मॉडिफाई करते तो ऐसा हम बना सकते हैं इसको। क्लियर? नाउ आगे कह रहा है डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। कह रहा है कि भाई क्या बार मैग्नेट खुद की ही फील्ड के कारण खुद पे टॉर्क लगाती है? बिल्कुल नहीं लगाती, बिल्कुल नहीं लगाती। इसका आंसर हो जाएगा नो। डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर? बिल्कुल नहीं। जैसे एक करंट कैरिंग वायर का ये वाला एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट ऊपर वाले पे कोई फोर्स लगाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है कि ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगाती। क्लियर है? तो इन सभी के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे और इनके जो आंसर है रिटन फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये बताया मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द बी। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जिसको जैसे आप ये देखें कोई भी एलिमेंट है इस जगह पे, तो हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इनटू द प्लेन होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, नाउ अभी हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर समझिए इट इज मिसलीडिंग टू कॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब आ जाते हैं हम 5.4 पे। किस पे जाते हैं? 5.4। अब 5.4 में क्या दिया हुआ है? मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है एक बार फिर समझेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले तो वन शॉट में समझा ही दिया था। चलो पढ़ लेते हैं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे नहीं। आप कहोगे सर आप तो जो है बता ही नहीं रहे हो उसको। द अर्थ अबाउंड्स, मतलब यहाँ पे जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ये हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए द अर्थ अबाउंड्स विद बीवाइल्डरिंग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब अर्थ जो है अलग अलग तरीके, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना। इन एडिशन और इसके साथ साथ हमने मतलब कह रहा है कि अर्थ के पास तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ हमने भी कुछ सिंथेसाइज करे हैं, नए अलॉय, नए कंपाउंड, इवन एलिमेंट्स, मतलब हमने भी खुद से उनमें कुछ चेंजेस करे हैं, है ना। हमने भी खुद के तरीके से कुछ एलिमेंट कंपाउंड बनाए हैं। वन वुड लाइक टू क्लासिफाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दी सब्सटेंसेज। तो भाई इतने सारे सब्सटेंसेज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम अपने तरीके से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? वी डिफाइन एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स विच विल हेल्प अस टू कैरी आउट दीज एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो अभी आप समझिए, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। We have seen that circulating electron in an atom has a magnetic moment। मैंने आपको क्या बताया था कि एक सिंगल एटम के अंदर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ बताई जाएगी? यहाँ पे, इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पे है, तो बाहर की साइड इसमें क्या बनेगा? जैसे अंदर की साइड इसमें क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। अंदर की साइड बनेगा इसमें नॉर्थ पोल, बाहर की साइड बनेगा साउथ पोल। तो आप ये समझें, नहीं समझ में आ रहा तो आप बस इतनी सी बात समझें कि यदि किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल के अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरह से यदि किसी एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो भी तो मूविंग चार्ज है, वो भी तो एक कॉइल में फ्लो हो रहा है, करंट के जैसा होता है, तो वहां भी बनता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो एक एंड पे साउथ होगा, दूसरे एंड पे नॉर्थ होगा, तो साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहां पर वही चीज बताई जा रही है कि वी हैव सीन दैट सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मैग्नेटिक मोमेंट। इसके पास क्या होता है? कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन ए बल्क मटेरियल, अगर हम एक बल्क मटेरियल में देखें, अगर हम एक पूरे सब्सटेंस में देखें, तो हम पाएंगे दीज मोमेंट्स एड अप वेक्टोरियली एंड कैन गिव नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो।
देखो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे किसी में इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, किसी में घूम रहा है ऐसे। तो आप ये देखेंगे किसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि सभी का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान के चलो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान के चलिए कि इस ऊपर की साइड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की साइड है, इसका लेट से इस साइड है, इसका लेट से इस साइड है, इसका लेट से इस साइड है, क्योंकि सबका मैग्नेटिक मोमेंट सबका साउथ नॉर्थ अलग अलग बन रहा होगा। तो हमने देखा कई बार क्या होता है कि सभी का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है रेंडमली अरेंज्ड होने के कारण से कैंसिल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेज में ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये नॉन जीरो होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ओवरऑल मिला के देखें तो हम इसको बोलते हैं कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैग्नेटाइजेशन हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है। तो एक्चुअल में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसको अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी गिवन सैंपल में हमें कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर हम नॉर्मली देखें तो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं सभी के सभी एटम्स, तो जिससे उनका सभी का एक दूसरे का जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। लेकिन कई बार जीरो नहीं भी होता, तो हम देखते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, कितना नेट मैग्नेटाइजेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। क्लियर है, यहां पर सिर्फ मैग्नेटाइजेशन दिखाया गया है। क्लियर नाउ, तो ये फॉर्मूला होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, यहां पर क्या दिया है कि यहां पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विद डायमेंशन एल इनवर्स कैपिटल ए, मतलब एम्पियर इनटू लेंथ इनवर्स, मतलब एम्पियर पर मीटर इसकी जो है ये डायमेंशन हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है, देखो एक्चुअल में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एम्पियर, करंट का एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर, और इसकी हो गई वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक एम बचेगा, तो ये बन गई यूनिट इसकी एम्पियर मीटर इनवर्स। तो एम्पियर ये हो गया, मीटर के लिए आपने एल इनवर्स लिख दिया, तो उसकी डायमेंशंस ये हो गई। इसके बाद यूनिट हमने ये बता दी, यहाँ पर ये दी जा रही है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप भी देखें इसमें कुछ और बातें भी बताई जा रही हैं, जैसे कि समझना जरा इसको, यहाँ पे इसमें और क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान के चलो कि आपके पास दिया जा रहा है कि आपके पास एक सोलेनॉइड होगा, ठीक है, और इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। क्लियर है, हम ये चीज समझते हैं। नाउ इफ द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड इज फिल्ड विद ए मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी ग्रेटर देन B नॉट। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि इस मटेरियल के अंदर ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है B नॉट। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, B नॉट। और यदि हम इस सोलेनॉइड के अंदर जो है एक आयरन का पीस रख दिया मान के चलो, तो अभी क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इसकी मैग्नेटिक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, और इस मटेरियल के अंदर भी ये कुछ मैग्नेटाइजेशन करेगी, मतलब इस मटेरियल के अंदर भी कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगी। तो फिर ये मटेरियल भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस सोलेनॉइड के इंटीरियर में जो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ सोलेनॉइड की थी, अब इस मटेरियल की भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM। BM आप बोल सकते हैं जो मटेरियल हमने इसके अंदर फिल करा है उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें फिर हमने यहाँ पर बताई, क्या बताई, BM इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर, मतलब जो मटेरियल के अंदर आपने जो कोर है, जो पीस जो आपने रखा है सोलेनॉइड के अंदर, वही है BM। क्लियर नाउ, तो BM क्या होगा, ये जो BM क्या है, BM है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मटेरियल, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल M। कैपिटल M क्या है कि उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं इसको यहाँ पे। आगे क्या है, आगे देखो यहां पर क्या है, एक और टर्म हम बताते हैं, इट इज कन्वीनियंटली इंट्रोड्यूस टू अनदर वेक्टर फील्ड कैपिटल H। ठीक है, तो कह रहा है कि अब यहां पर ये सही जगह है कि हम एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करें जिसको हम बोलते हैं कैपिटल H। कैपिटल H क्या है, कैपिटल H एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर फील्ड है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज डिफाइंड एज। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है इसको समझ लो। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको समझाऊं कि जैसे मेरे पास ना ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर आप ये देखें, ये मैंने एक पीस रखा था,
ठीक। तो अब इसको मैंने कोर बोला, क्या बोला, कोर, मतलब जिसके अंदर जैसे सोलेनॉइड के अंदर हमने पीस रख दिया ना, तो अभी आप ये समझें कि इस पीस में कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, इस कोर के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, कितने ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल जो है सीधे होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा भाई इसकी फील्ड पे, सोलेनॉइड की फील्ड पे। सोलेनॉइड की फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। अब इस म्यू नॉट एन आई में से एन आई जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं उसको, म्यू नॉट इंटू एच। क्लियर है, समझना जरा। तो म्यू नॉट इंटू एच, तो अगर मैं म्यू नॉट को देखूं तो म्यू नॉट को क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट को लिख सकता हूं बी अपॉन एच, क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन एच। तो सॉरी एच को अगर मैं एच को लिखना चाहूं तो एच को क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट। समझना ये एच क्या है, एक बार फिर से बताता हूं। ये सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस आयरन के पीस के अंदर से या इस पीस के अंदर से जाएगी कोर के अंदर से, तो इस कोर के भी कुछ डायपोल जो है सीधे होंगे, मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होगा। तो भाई वो फील्ड जो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, वो फोर्स जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है, उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये एन आई टर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टर्न डेंसिटी है या कितना करंट फ्लो हो रहा है, उससे ये सोलेनॉइड की ये वाली फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक बनती है। तो यहां पर हमने एच क्या लिखा, एच हमने लिखा बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब समझना, अगर हम यहां पर ये देखें, ये जो H है एक्चुअल में आप समझिए कि इसके अंदर अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनने लगे, इस कोर की भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और अपनी भी बन रही है, मतलब इस कोर का भी मैग्नेटाइजेशन हो गया और इस सोलेनॉइड का पहले से था। तो अगर हम ये देखें कि अगर मुझे H की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड में से अगर आप मैग्नेटाइजेशन घटा दें, अगर इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आप ये देखें, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसमें से, जैसे अगर आप इसी चीज को आसान भाषा में समझें तो आप इसको ऐसे समझ लो, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप ऐसे समझ लो कि इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये दोनों का सम है। किस किस का, कि भाई एक तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी। तो भाई समझो ना कि इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इन दोनों का सम है, म्यू नॉट इंटू एच मतलब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट इंटू एम मतलब मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को मिला दिया तो बन गया म्यू नॉट एच प्लस एम। तो यहां से ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पर नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया, किसी सैंपल में कितने डायपोल मोमेंट बनेंगे, कितने डायपोल मोमेंट बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई गई थी, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई गई थी, मतलब V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये करंट को बढ़ा देंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये डिपेंड करता है H पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड उस पर अप्लाई करी थी। तो आप ये देखिए किसी सब्सटेंस में कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, कितना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बनते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं, कितने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में तो हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, कम बन रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन कम है। मैग्नेटाइजेशन करता कौन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप यहां पर देखिए कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, m इज इक्वल टू साई इंटू कैपिटल H। अगर मैं आपको ये लैंग्वेज पढ़ाने में गया तो आप जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं। क्लियर। तो आप मैग्नेटाइजेशन को ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस मैग्नेटाइजेशन की जगह ऐसे लिखेंगे, तो अगर आप मैग्नेटाइजेशन की जगह साई इंटू एच लिखेंगे, साई इंटू एच लिखोगे, जिसको आप काई भी पढ़ते होगे, तो आप ये देखेंगे एच यहां पर है और काई एच यहां पर है, तो एच कॉमन आके म्यू नॉट का 1 प्लस काई एच बन जाएगा। ये काई क्या है, ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये, ससेप्टिबिलिटी, जिसको यहां पर दिखाया गया है। काई है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ये क्या है,
ध्यान समझिए कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखें तो यहां पर ये चीज समझनी है, जैसे यहां पर एक टर्म दिया जा रहा है, तो यहां पर ये चीज देखो, जैसे कि 1 प्लस काई जो होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो होता है, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम में कितनी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से पास हो रही है। क्लियर है? चलो, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो म्यू आर को हमने लिख दिया 1 प्लस काई की जगह। तो अगर म्यू आर की वैल्यू जो है कितनी है, म्यू आर की वैल्यू यदि 1 है तो सॉरी, म्यू आर की वैल्यू 1 नहीं, अगर यहां पर और आप ये चीज समझते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता है ऐसे, म्यू आर इज इक्वल टू होता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप ये देखेंगे कि म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाता है म्यू एम। ठीक है, म्यू एम लिख सकते हैं या फिर हम सिंपल उसको म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू लिख के बता देते हैं, मतलब परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो यहां पर क्या बचता है, कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। बताइए जरा, क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो फाइनल आपका जो है म्यू नॉट इंटू एच इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.5 पर। तो क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 5.5 को देखते हैं। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो जितने फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं बस वही फॉर्मूले इसके अंदर लगने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि एक सॉलिनॉइड है जिसकी कोर में, मतलब सॉलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल भरा गया है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 400 है। तो ये सॉलिनॉइड के बारे में बात कही जा रही है और इस सॉलिनॉइड में एक मटेरियल भर दिया गया है। ये आपका आयरन भी हो सकता है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसकी जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है सॉलिनॉइड की, ये इससे अलग है, इंसुलेटेड है कोर से, और इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पियर। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर। मतलब ये जो करंट है, ये करंट है और ये है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना है 1000 पर मीटर। क्लियर? नाउ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है टर्न डेंसिटी 1000 टर्न्स पर मीटर। नाउ आगे दिया जा रहा है कैलकुलेट एच, हमें निकालना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, एच की, एच इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, एच इज इक्वल टू एन आई। क्लियर? यहाँ पर जो एम है, एम निकालना है, मतलब आपको निकालना है मैग्नेटाइजेशन। क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है एम नेट अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ये आपको ध्यान आ रहा है इस तरीके से, है ना, इज इक्वल टू एम, इस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला था। ऊपर अगर थोड़ा सा आप पलटे तो हो सकता है ये मैंने गलत लिख दिया हो। अच्छा, और क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसमें आपको निकालनी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितनी बन रही है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम, ये क्या होता है, चलो मैं आपको सब चीज़ समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप ये देखिए, बस फॉर्मूले हमने लगाए हैं। तो एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने एच ये निकाल दिया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिराइव करा हुआ था, म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, और ये क्या है, कैपिटल एच। तो 1 प्लस काई एम के प्लेस पर हमने म्यू आर पुट करा था, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो वो चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है, फॉर्मूला हमने निकाल दिया। इसके अलावा जो मैग्नेटाइजेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला आया था, वो हमने ये लिख करके रखा हुआ है। इसके अलावा हम ये देखें आगे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम हमें निकालना था। अब देखो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम क्या है, जैसे एक्चुअल में क्या है, जैसे यहाँ पर जिस चीज़ की बात करी जा रही है वो ये है, जैसे आप ये देखें कि कोर जब इसके अंदर रखी थी तो कोर ने अपनी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी ना, जिसके कारण से इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो बढ़ गई। तो कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे वो करंट है जो कि अगर हम इस कोर को हटा दें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 10 टू द पावर -2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इसने, इस कोर ने बनाई, तो हमें इतना करंट फ्लो कराना है कि भाई 10 टू द पावर -2 टेस्ला करंट, 10 टू द पावर -2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बना दे विदाउट कोर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम इज द एडिशनल करंट that needs to be passed through the winding of solenoid in the absence of core which would give
ए वी वैल्यू एज इन द प्रेजेंस ऑफ कोर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू आपको ये देगा करंट जितना आपको पहले मिल रही थी। क्लियर है, जब कोर था उस समय। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस तरह से जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पर ऊपर शायद ये यूज़ नहीं हुआ है कि मैग्नेटाइजिंग करंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये यहाँ से निकलेगा, B इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन आई प्लस आई एम। क्लियर है, आई प्लस आई एम मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम बना रहे थे उसमें आपने जैसे पहले ऐड करा था ना मटेरियल की अलग से मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने मटेरियल का अलग से आपने करंट यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये चीज़ें आपसे बन जाएगी। देन आगे हम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आ जाती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे आप सभी समझते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर हमें 3 टाइप के मटेरियल समझ रहे हैं। कौन कौन से हैं सर? तो अभी हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं किस तरीके से बताया गया है। देखो यहाँ लिखा गया है, द डिस्कशन प्रीवियस सेक्शन हेल्प अस टू क्लासीफाई मटेरियल एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। कहा जा रहा है कि जो प्रीवियस हमने डिस्कशन करा था अभी, उसके बेसिस पर जो है 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, एक्स, ए मटेरियल इज डायमैग्नेटिक इफ एक्स इज नेगेटिव। समझो एक्स, सॉरी का यहाँ पर कहा जा रहा है, आप आसान भाषा में समझना पसंद करेंगे कि कॉम्प्लेक्स भाषा में, ये आपके ऊपर है। तो देखो मैं आपको ससेप्टिबिलिटी एक बार फिर बताता हूँ। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आप ये देखो, मान के चलो कि अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में और मैग्नेटाइजेशन हो जाए इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करें तो वो सब्सटेंस जिसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है? नेगेटिव है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है लेकिन बहुत कम बनती है। क्लियर नाउ, बहुत कम मैग्नेटिक, बहुत कम ऑपोजिट बनती है ना, वीक बनती है थोड़ी सी। देखें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव भी होती है। इसको आप ऐसे समझ लो आसान भाषा में कि मैंने यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, ठीक है, और जैसे आयरन रखा है, तो आप समझिए मैंने यहाँ से थोड़ी सी फील्ड लगाई आयरन के अंदर, तो आयरन तो बढ़िया सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो आयरन के अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट इसी साइड बन गया। तो इसका मतलब है कि आयरन के अंदर इसी डायरेक्शन में बहुत सारा मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैंने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई आयरन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही खूब रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। समझ गए? क्लियर है? पॉजिटिव का मतलब है अगर सेम डायरेक्शन में बना रहा है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन बना रहा है तो नेगेटिव। टेंशन मत लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हिंदी में समझाऊं तो आप ऐसा मान लो 3 टाइप के मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी ऐसे, ठीक है, तो जिन मटेरियल के अंदर ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन हो गया उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर है? नाउ आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करी, जिन मटेरियल के अंदर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। बट थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन हुआ लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन अप्लाई करी, और वो मटेरियल जिनके अंदर खूब सारा मैग्नेटाइजेशन हो गया इसी डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल आप तीनों के समझ सकते हैं। डायमैग्नेटिक में आपका जो है कॉपर हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा पैरामैग्नेटिक में आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में आपका स्टील हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को खूब पसंद करते हैं, खूब सपोर्ट करते हैं। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो जरा और एक और चीज समझते हैं, तो आप मुझे बताओ जरा। तो हम बात करेंगे आपसे, क्यों नहीं करेंगे? देखो जरा, तो यहाँ पर देखो, तो इसमें कह रहा है कि भाई अब हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी बताओ जरा मुझे। ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक कैसी होगी सर? नेगेटिव होगी ना, 0 से लेके नेगेटिव वैल्यू होगी। पैरामैग्नेटिक की वैल्यू पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो 0 से लेके कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब पैरामैग्नेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। ठीक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू, फेरोमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड को खूब पसंद करते हैं। थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाई आपने, इसके अंदर खूब सारा मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है 1 से। अब हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की। तो देखो ज़रा, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कौन सा मटेरियल खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई मटेरियल खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देता है। तो डायमैग्नेटिक फील्ड तो जो है ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा घुस ही जाती है उसके अंदर से। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो है थोड़ा सा पसंद, थोड़ा सपोर्ट कर देती है, कोई बात नहीं है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1 से लेकर के कुछ पर्टिकुलर मतलब 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप ऐसा मान के चलें। ठीक है, जबकि जबकि फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बोला जो है यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो जहाँ से उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिले वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन खुद के अंदर से ही पास होने की कोशिश कराते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर नाउ, तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि परमेबिलिटी जो है यहाँ पर मीडियम की परमेबिलिटी ये छोटी है, यहाँ पर कह रहा है मीडियम की परमेबिलिटी ये बड़ी है, यहाँ पर भी मीडियम की परमेबिलिटी बड़ी है। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से एयर की कंपैरिजन में कम फील्ड लाइन पास होती हैं, इसमें एयर की कंपैरिजन में ज़्यादा फील्ड लाइन पास होती हैं, इसमें एयर की कंपैरिजन ज़्यादा फील्ड लाइन पास होती हैं। बाकी यहाँ पर देखो तीनों सब्सटेंस की जो है ये बताया जा रहा है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रिपल्जन हो रहा है थोड़ा सा, ये डायमैग्नेटिक के लिए है। देखो ये थोड़ा सा खुद में अंदर से पास करा रहा है, ये पैरामैग्नेटिक के लिए है। क्लियर है नाउ। अब डायमैग्नेटिक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप समझेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा बढ़िया से, टेंशन मत लेना ज़रा भी। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, ध्यान दो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं? आंसर है नहीं है। तो देखो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड में भाग जाएं, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में भाग जाएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जैसे अनलाइक मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल लाइक आयरन इट वुड रिपेल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे मैग्नेट जो है ये आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है, उसके ठीक उल्टा ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करेगी। आगे क्या दिया जा रहा है, आगे दिया जा रहा है फिगर शोज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि अगर हम इस डायग्राम की बात करें 5.7 का ए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनको रिपेल करा जा रहा है, इनको रिपेल करा जा रहा है, एक्सपेल करा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखो, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर फील्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, कहीं पे फील्ड ज़्यादा कहीं पे फील्ड कम, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जो आपका जो बार मैग्नेट होगी ना वो, या मैं कहूँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा, उसको तो मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, तो वो हायर फील्ड से लोअर फील्ड की ओर आगे को बढ़ेगा। ठीक है नाउ, अब देखिए जरा, अब ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने लेक्चर में भी समझाई थी, अभी भी मैं आपको समझाऊंगा। एक बार आप इसकी रीडिंग कर लें बढ़िया से, आपके पास बुक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। देखो, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर डायमैग्नेटिज्म इज एज फॉलोज, मतलब डायमैग्नेटिज्म का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहे हैं आसान, लेकिन देखो समझते हैं इसको। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस पॉजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कह रहा है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इनके पास भी कुछ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, आगे दिया जा रहा है, दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप। बोला यही जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं यही क्या है, ये करंट कैरिंग लूप की तरह ही तो है। अच्छा, आगे दिया जा रहा है, और इनके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट मानेंगे, या आपने करंट मान लिया, और अगर यह आपने करंट मान लिया तो एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ बनेगा, तो भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर। आगे दिया जा रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस
इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो। देखो क्या कहा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। उसका कारण मैं आपको ये बताऊं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरह से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इनके अंदर पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो ऐसे घूम रहा है और सेम रेडियस वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो होता क्या है, तो यहां पर देखिए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान के चलो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की साइड हुआ और इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की साइड हुआ। तो हम देखते हैं कि भाई इस एटम के अंदर, इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम के अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो तो जीरो माना गया, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आगे क्या दिया जा रहा है इसमें जरा समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन magnetic field is applied, those electron having orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up। देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक एक स्टेप पढ़ के आपको ये सब मैंने ये मान के चलो, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया इन अकॉर्डिंग्स टू लेंज लॉ, ठीक है। अब आप इसको एक बार पढ़िए, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। देखो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान के चलो इसके अंदर ऐसे। मक्खी रानी बड़ी सयानी। देखिए ज़रा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, मान के चलो कि भाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अभी क्या होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जाती है इस तरीके से, आप ये देखेंगे, लेट्स से इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी गई, तो आप आगे लेंज लॉ पढ़ेंगे। तो ये मैग्नेटिक, जैसे इसका हम देखें कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर बनेगा और इसका साउथ पोल नीचे बनेगा, ऐसे राइट हैंड थंब रूल से पता कर लेते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से। करंट की डायरेक्शन में जो है, जैसे इसके अंदर करंट जो है इस तरह से बन रहा है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों घुमाओ, थंब जो होगा वो नॉर्थ पोल बताएगा। क्लियर है? तो आपको समझना है कि यहां से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी, तो अभी क्या होगा कि जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये जो है ना एटम की मैग्नेटिक फील्ड ये चाहेगी कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो नेचर इसके इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड को बढ़ा देगा ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ जाए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज कर सके, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है। नेचर के अंदर ये रूल होता है कि कोई भी अपने साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि दोज इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लोज डाउन एंड दोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था ना, तो यहां पर आप देखिए दोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप, इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट चाहती है कि इसके अंदर कोई चेंज ना हो। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मतलब ये लूप चाहता है कि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको डिक्रीज ना करे, तो ये डिक्रीज होने से बचने के लिए इसको अपोज करना चाहती है और इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, तो इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। इसी तरीके से आप ये देखें कि ये इस साइड आ रही थी और इस हिसाब से देखें कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे था, ठीक है, तो इसकी जो अब ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस तरीके से, क्योंकि इसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। तो आप समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, क्योंकि देखो मैंने ऐसे पता करा, ठीक है, तो इसका नॉर्थ पोल नीचे, इसका साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ से निकलती हैं। तो हमने कहा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो नेचर चाहती है कि कोई चेंज ना हो, बढ़े भी ना। तो ये क्या करेगी कि इसके पास एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, तो नेचर इसके करंट की स्पीड को कम कर देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देगी। तो एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अभी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप देखें करंट को कम कर देगी, यहाँ पे करंट को बढ़ाया, यहाँ पे करंट को कम करा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पर थोड़ा चेंज आया, तो ओवरऑल हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अब इसके अंदर डेवलप हो चुका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से। लेकिन आपने देखा कि कैसा काम हो रहा है यहाँ पे, ऑपोजिट, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा काम हो रहा है, ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह सब्सटेंस में क्या आ जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो
हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, चलिए नाउ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे, तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि बिस्मथ हो गया, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, ये इसके एग्जांपल है। वाटर, सोडियम क्लोराइड, है ना, जैसे नमक के पानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा ये। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो होते हैं ये बहुत ही तगड़े डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। सुपर कंडक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। These metals are cooled to very low temperature which exhibits both perfect conductivity and perfect diamagnetism। मतलब सुपर कंडक्टर कब बनते हैं भाई, जब मेटल को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो ये उस समय परफेक्ट कंडक्टर भी बन जाते हैं और परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल भी बन जाते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी गेनफुली एक्सप्लॉइटेड इन द वैरायटी सिचुएशन और रनिंग मैग्नेटिकली लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी, जैसे डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, ये जो लेविएटेड ट्रेन्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी इनका यूज़ करा जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का, क्योंकि ये क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो एकदम कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है ट्रेन्स की पटरियों पर और आगे फ्रिक्शनलेस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती हैं। क्लियर है, चलो कभी अपन इस पर डिस्कशन करेंगे ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या लिखा गया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये दूसरे ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इनको तो ये वीक, इनकी ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग की साइड भागते हैं। कहाँ भागते हैं, स्ट्रॉन्ग की साइड पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट की ओर। इंडिविजुअल एटम, अगर हम इनकी इंडिविजुअल एटम की बात करें तो इनके अंदर ना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कैसा होता है, लेकिन आप ये देखें कि थर्मल मोशन के कारण ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये सबका सब रैंडमली अरेंज्ड होता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि हर एक जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो होता है ये खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं आपको बताता हूं, किसी भी हम एक सैंपल की बात कर लेते हैं। इस सैंपल में हमने देखा कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनके एटम्स के पास, क्योंकि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है इनके पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये है। डायमैग्नेटिक के पास भी था, लेकिन डायमैग्नेटिक का जो है ना सब्सटेंस, उनके एटम के अंदर ऑपोजिट सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर इनके पास पहले से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण, टेम्परेचर के कारण ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर का मतलब है कि भाई इस समय थर्मल एजिटेशन कम होता है, तो ये खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। आगे आप फिगर बी में देखेंगे इस तरीके से, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि ये खुद को अलाइन कर लेते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बन जाती है। क्लियर है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बना सकते हैं। आगे क्या दिया जा रहा है कि द फील्ड लाइंस गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल। कह रहा है कि फील्ड लाइन जो है मटेरियल के अंदर इकट्ठी हो सकती हैं। फील्ड लाइन इज इनहेंस्ड, फील्ड लाइन बढ़ा दी जाती है। जैसे कि आपने अप्लाई करी थी यहाँ से 100, अब जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ये पास होंगी लाइंस तो 100 की जगह 105 हो जाएंगी, 5 बढ़ जाएंगी। क्यों, पैरामैग्नेटिक भी सब्सटेंस अपनी फील्ड बनाएगा। जब ये फेरोमैग्नेटिक से पास होंगी तो ये 100 गई थी और 200 बाहर निकली, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखो फिर वही बात कि जब आप एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भागेंगे।
ठीक है ना। आगे देखिए जरा, सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कॉपर क्लोराइड, इस तरीके से बताया जा रहा है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये इन सारी चीज़ों को हमने बता ही दिया है। ठीक है, आगे इसमें देख लो, आगे दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यू आर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मेटेरियल बट ऑल्सो ऑन द सैंपल ऑफ टेम्परेचर, एज फील्ड इज इंक्रीज टेम्परेचर इज लोअर्ड, तब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेज सैचुरेशन। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एकदम अपने बेस्ट लेवल पे पहुँच जाए, तो आप टेम्परेचर को कम करते रहो, फील्ड बढ़ाते रहो, टेम्परेचर को कम करते रहो, फील्ड बढ़ाते रहो, अप्लाइड फील्ड। तो हम देखेंगे एक टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट है वो सीधे हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम पर आप कितना भी टेम्परेचर कम करो एजिटेशन को रोकने के लिए, रैंडम मोशन रोकने के लिए, और कितनी फील्ड बढ़ाओ, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक लिमिटेशन है कि भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा जो है आप डायपोल मूवमेंट को सीधे नहीं कर सकते, पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई सैचुरेशन पॉइंट है। क्या है? सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है ना, आगे हम बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आप समझते हैं ये स्ट्रांगली जो है मैग्नेटिक फील्ड को ये पसंद करते हैं, और अगर इनको रख दिया तो ये हमेशा कहाँ वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में ही जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी, लेकिन इसके अंदर जो काम की बात है वो ये है कि इसके अंदर ना डोमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब है, आप ये देख रहे हैं ऐसे चैम्बर बने हैं। क्या बने हैं? ऐसे चैम्बर टाइप बने हैं। ये देखो ऐसे चैम्बर बने हैं, ये ऐसे चैम्बर बने हैं। ठीक है, ये ऐसे चैम्बर बने हैं, ये ऐसे चैम्बर, ऐसे ऐसे चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, तो इन चैम्बर के अंदर सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ये एक ही डायरेक्शन में होंगे। आसान भाषा में समझा दूं तो देखो ज़रा, तो अब मैं इसको बहुत लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट करके बता चुका हूँ। इसके अंदर इस तरह चैम्बर बने होते हैं, और हर एक चैम्बर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि ये वाले चैम्बर में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डायरेक्शन में, लेट्स से ये वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें कैसे हैं? ये वाले डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में। इसमें कैसे हैं? लेट्स से ये वाले डायरेक्शन में। तो अभी क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो एक एक डोमेन में थोड़ा थोड़ा करके करके चेंज होने लगता है। इसको हम बोलते हैं, ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, एक पूरा एक सैंपल है, तो हम इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा, तो आप ये देखेंगे कि इसमें थर्मल एजिटेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनके जो ग्रुप बने हैं ये भी टूट सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप एक सर्टेन डिजिट के सर्टेन वैल्यू के बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं या एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये डोमेन जो है टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सब बिखर जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये नॉर्मल ऐसे की बजाय ऐसा बन जाएगा, और ऐसे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसे बिखरे हुए होते हैं ये। तो आप हमेशा याद रखेंगे वो टेम्परेचर जब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। क्लियर है? आप इसको याद रखेंगे। क्यूरीज लॉ एक्चुअल में हमसे ये कहता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। चलो आगे हम बात कर लेंगे इस पे। चलो नाउ ध्यान से देखिए, तो इंडिविजुअल एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पॉजेस डायपोल मोमेंट एज इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इंडिविजुअल एटम की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल एटम के पास इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। हाउएवर दे इंटरेक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन themselves in common direction over a macroscopic volume called domain। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में सबकी अलग अलग डायरेक्शन थी, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि हर एक एटम के जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये आपस में एक दूसरे के हिसाब से खुद को अलाइन कर लेते हैं और कुछ एक फिक्स वॉल्यूम बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं डोमेन। आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। कहा जा रहा है कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको अच्छी समझ की ज़रूरत है क्वांटम मैकेनिक्स की, और ये आपकी फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसके बस की बात नहीं है। ईच डोमेन हैज़ नेट मैग्नेटाइजेशन। हर एक डोमेन के बाद पास हम देखें कि भाई एक फिक्स एक मैग्नेटाइजेशन है। टिपिकल डोमेन साइज इज 1 mm एंड द डोमेन कंटेन्स 10⁻11 एटम। समझ में आ गया? इन द फर्स्ट इंस्टेंट द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन
एंड नो बल्क मैग्नेटाइजेशन, मतलब इकट्ठी कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होती है, पहले एक डोमेन सीधा हुआ, दूसरा डोमेन सीधा हुआ, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधे करने लगते हैं। ठीक है भाई, जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे सीधे हो जाएंगे, है ना, बस जितने हो सकते हैं उतने डोमेन सीधे हो जाएंगे, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई जो मैंने आपको अभी समझा दिया सारी बातें। ठीक है, यहाँ पर जो है आप बस एक पॉइंट और रह जाता है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, वो है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आप समझते हैं कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद को अलाइन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक, ये तो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम जो है कांस्टेंट जो यूज़ करते हैं दैट इज C/T। ये जो C है वो क्यूरीज कांस्टेंट है। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। जबकि अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो आप ये देखेंगे जो टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कब डिपेंड करते हैं, पहले आप टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डोमेन टूट के पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, और तब से जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगेंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जब ये पैरामैग्नेटिक बना, और आप कितना डिफरेंस यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, या आप इसको T1 माइनस T2 भी कह सकते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर हो गया, या आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया माइनस क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जब ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी होता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरीज लॉ होता है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरीज लॉ, मतलब जो टेम्परेचर का जो अंतर है अब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अच्छा, ये आपने तो साइन लगा ही दिया है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन इसलिए लगाएं क्योंकि आपने क्यूरीज कांस्टेंट यहाँ पे लगा के रखा है। बताओ, समझ में आ रही है ना बात? ठीक। अच्छा, वो टेम्परेचर जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया उसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। एक बार आपने किसी भी मैग्नेट को हीट कर दिया, उसके अंदर जो डोमेन बने थे अगर वो डोमेन खराब हो गए, जो ग्रुप ऑफ एटम बिखर गए, तो वो जो मैग्नेट है फिर कभी भी जो है वापस से मैग्नेट नहीं बन सकती, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन है वो खत्म हो चुके हैं। क्लियर है? चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें ये बढ़िया समझ में आई होंगी। अब ये इतना होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप इनको बढ़िया से जो है पढ़ लेंगे, डायमेंशन वगैरह समझ लेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। अब आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये आपके वीडियो काम आ पा रही है, और मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकूँगा उतना ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में बहुत अच्छा स्कोर करें तो आप ये मेरी बुक एडुकार्ट फिजिक्स क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे आप परचेस करोगे तो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है, बट अगर आप इस लिंक के थ्रू जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी है, अगर आप उससे परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर से अभी इस बुक को परचेज़ करो और बढ़िया से आपको इसमें हेल्प मिलेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं, आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा मैं, तो ज़रूर से कमेंट करके जो भी आपको लिखना है ज़रूर से लिख के जाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।